तो चलिए फटाफट से केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देर ना किए हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल, क्या है फाइनल मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हमको दिया गया है उसमें से हमको फाइनल मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो ये देखो, ये एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में देखो कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ग्रुप है, ये एक कीटो ग्रुप है, ये क्या है, ये एक कीटो ग्रुप है, एंड ये क्या है, ये एक एसिड ग्रुप है। ये क्या है, ये एसिड ग्रुप है। तो रिएजेंट हमको क्या दिया गया है, फर्स्ट reagent is NaBH4 excess and H3O plus and second reagent in concentrate H2SO4। तो हमको पता है कि NaBH4 क्या है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये कीटो ग्रुप को तो अल्कोहल में कर देगा, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को अल्कोहल में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इन्हें NaBH4 के बारे में, NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट, जिसको आप SBH, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप SBH सोडियम बोरोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन एंड COCl मतलब फ्लोरोकार्बोनिल, इन तीनों ग्रुप को ही क्या कर सकते हैं, अल्कोहल में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एसिड एंड एसिड के डेरिवेटिव जितने भी ग्रुप है, सिर्फ COCl को मतलब फ्लोरोकार्बोनिल को छोड़कर NaBH4 किसी भी एसिड डेरिवेटिव और एसिड को अल्कोहल में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एसिड को सिर्फ एकमात्र LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको आप बोलते हैं, वही एकमात्र अल्कोहल एसिड को किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, अल्कोहल में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये देखिए, ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है। तो देखिए, पहले मैंने ये जो सबस्ट्रेट है इसको मैंने लिया है, फर्स्ट रिएजेंट मैंने डाला है NaBH4H3O+। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये कीटोन को, कीटो ग्रुप को क्या करेगा, अल्कोहल में ट्रांसफर करेगा। तो ये डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड के ग्रुप जैसा जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, फिर क्या है, फिर ये देखो, इसमें कैसा ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है, और क्या ग्रुप है, और एक एसिड ग्रुप है। मतलब क्या, मतलब एस्टरिफिकेशन होने की चांस क्या है ना, बिकॉज किसी भी अगर हम अल्कोहल और एसिड को अगर हम मिला दे तो एस्टरिफिकेशन के चांस ज़्यादा होता है, मतलब एस्टर बनेगा यहाँ पर। और हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी डाल दिया, तो सिंपल सी बात है, ये हमको बुझा रहा है कि ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन होगा। ठीक, तो ये देखो, इसमें से अल्कोहल से क्या जाएगा, अल्कोहल से H जाएगा, एंड एसिड से क्या जाएगा, एसिड से OH। ये आप ध्यान रखना कि अल्कोहल से क्या जाएगा, अल्कोहल से हमेशा और हमेशा H जाता है, और एसिडिक ग्रुप से क्या जाता है, एसिडिक ग्रुप से हमेशा और हमेशा OH जाता है। तो ये देखो, ये H और ये OH वाटर बन के चला जाएगा। ठीक, वाटर बन के निकल गया, तो माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, -H2O, मतलब वाटर बन के ये चला गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एस्टर। इसको हम अगर अच्छे से लिखे, ये देखो, ये O से जुड़ी हुई एक कार्बन, यहाँ पर O से जुड़ी हुई ये एक कार्बन, और यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर भी इसके एक ब्रांच है। फिर इसको मैंने यहाँ पर घुमा के लिखा है, और ये OH इस कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये देखो, ये वाटर निकल जाएगा तो इस ऑक्सीजन से इस कार्बन जोड़ देगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O जैसा था डबल बॉन्ड O वैसा ही रहेगा। ये क्या, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड O देन बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम एस्टर ग्रुप कहते हैं। ठीक, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो चलिए आइए ऑप्शन से भी मैच करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जैसा ही लग रहा था ना ये प्रोडक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमको क्या बोल रहा है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, मतलब इसका आईयूपीएसी नेम हमको बताना है। देखो, आईयूपीएसी नेम बहुत आसान होता है, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए, ये एग्जाम में अगर आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। ठीक, देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हाईएस्ट नंबर ऑफ चेन ढूंढना है, मतलब सबसे बड़ी वाली चेन ढूंढना है, और हमको सीधा ही एक बड़ी वाली चेन दिख रहा है जो
आर्ट वाले मेंबर से बना हुआ है। तो देखो रेड पेन से मैंने एक मार्किंग किया है और ब्लू पेन से मैंने एक मार्किंग किया है। 2 टाइप के मैंने मार्किंग किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमको बड़े वाले चेन को पकड़ना है, उसके बाद हमको लोएस्ट लोकेंड पे जाना है, मतलब ब्रांच के नंबरिंग पे जाना है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें 3 नंबर पर मिथाइल आ रहा है और इसमें मैंने रेड पेन से जो मार्क किया है उसमें से 3 नंबर पर मिथाइल आ रहा है और 6 नंबर पर इथाइल आ रहा है। बट मैंने जो ब्लू पेन से जो मार्किंग किया है उसमें अगर हम देखें तो उसमें 3 पोजीशन पे इथाइल आ रहा है और 6 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है। तो दोनों के नंबरिंग तो सेम है, तो लोएस्ट लोकेंड से यहाँ पर नहीं होगा। देन सेकंड आता है, थर्ड आता है अल्फ़ाबेटिकल रूल। तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल रूल देखें तो इथाइल सबसे पहले आता है, इथाइल का ई सबसे पहले, देन मिथाइल का एम। तो इथाइल सबसे पहले प्रायोरिटी पाएगा, देन मिथाइल। तो इसमें से कौन सा नंबरिंग सही होगा? ब्लू वाले पेन से मैंने जो मार्किंग किया है वो सही होगा। तो ये ब्लू वाला पेन से मैंने जो मार्किंग की ये सही होगा, रेड वाला पेन से जो मार्किंग किया है ये क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? 3 इथाइल। देखो 3 इथाइल, 3 पर क्या है? 3 पर कौन से ब्रांच है? इथाइल वाला ब्रांच। और 6 पर कौन सा वाला ब्रांच है? मिथाइल वाला ब्रांच। एंड 8 मेंबर का ये चेन है, तो इसका नाम क्या है? 3 इथाइल 6 मिथाइल क्या? ऑक्टेन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से भी चल सकते थे। देखो अल्फाबेटिकल रूल के अनुसार जो इथाइल है इसका ई पहले आएगा, मिथाइल एम बाद में आएगा, तो इथाइल ई का पहले आना चाहिए मिथाइल से। तो ये तो गलत है कि हाँ, क्योंकि इसमें मिथाइल पहले डाल दिया है। इसमें भी देखो, इसमें भी मिथाइल पहले डाल दिया है, तो ये तो नहीं होगा। और इसमें तो पेंटेन है, तो ये तो और भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमको क्या कह रहा है? अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी क्या है? एक कप हॉट कॉफ़ी है। उफ, हॉट कॉफ़ी से ही हमको छोड़ दो। अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी कूल्स डाउन क्या होता है? क्या है? कूल्स डाउन है। किस तरह से? स्पॉन्टेनियसली। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो हॉट कॉफ़ी जब कूल होता है वो एक स्पॉन्टेनियस, हमको पता है जी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। टू रूम टेम्परेचर बिकॉज ए पूछा गया है, अ कप ऑफ हॉट कॉफी कूल्स डाउन होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। द रूम टेम्परेचर बिकॉज, क्यों क्यों स्पॉन्टेनियसली क्यों करता है? क्यों वो रूम टेम्परेचर पे कूल्स डाउन होता है? और यहाँ पर दिया गया है कि ए सिस्टम एंड ए सराउंडिंग स्टैंड फॉर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिस्पेक्टली। तो ए सिस्टम क्या है? सिस्टम का एंट्रोपी, और सराउंडिंग का एंट्रोपी ए सराउंडिंग है। ठीक, एंट्रोपी मतलब क्या होता है? एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस, मतलब कितना उछल कूद कर सकता है सिस्टम एंड सराउंडिंग, इस तरह से। तो हमको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आपको पता होगा कि डेल्टा जी जो चेंज इन गिव्स एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा नेगेटिव है। ये तो सबको पता है। पर एक चीज़ जो आपको शायद याद होगा कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? पॉजिटिव। ये दोनों ऑपोजिट चलता है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा। और हमको पता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स, यूनिवर्स किससे मिलता है? यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इन दोनों से मिलकर यूनिवर्स बनता है। देखो यहाँ पर हम डेल्टा एस बोल रहे हैं, मतलब एंट्रोपी का चेंज खुद, मतलब सिर्फ एंट्रोपी निकालना नामुमकिन है। हम क्या निकाल सकते हैं? हम डेल्टा एस, मतलब हम एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं। एंट्रोपी का खुद का जो वैल्यू है, खुद का जो रियल वैल्यू है वो निकालना असंभव है, वो निकालना इनसफिशिएंट है। तो हम इसमें से चेंज निकाल सकते हैं। तो चेंज हमको पता है डेल्टा एस यूनिवर्स मतलब चेंज इन एंट्रोपी, यूनिवर्स का चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और आपको पता होगा सेकेंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है वो हर वक्त क्या होता है? इंक्रीज होता है। हर वक्त क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। इंक्रीज का मतलब ही पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर बच्चों को कॉन्फ्यूजन होता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स लिखे या डेल्टा एस सिस्टम। देखो डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम कभी भी सिस्टम का डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डेल्टा एन जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, डेल्टा एन जी मतलब गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट है उसका जो डिवीजन है, उसका जो
सब्सट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं, उसको उसको जो सब्सट्रैक्शन है मतलब डेल्टा एस गैसेस प्रोडक्ट का डेल्टा एन जी मतलब गैसेस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट का माइनस, ठीक, उसको डेल्टा एन जी। तो ये डेल्टा एस जो है सिस्टम का वो डेल्टा एन जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट डेल्टा एस यूनिवर्स मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स वो हमेशा क्या होगा, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, नो इक्वल टू जीरो नहीं, सिस्टम नहीं, नहीं सिस्टम का कभी भी नहीं होगा, इसमें कॉन्फ्यूजन होता है, सिस्टम का नहीं यूनिवर्स का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डेल्टा इज सिस्टम प्लस डेल्टा इज सराउंडिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल ना ग्रेटर देन जीरो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, ये मतलब हिन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पहल बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट एम एंड एन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एज शोड। मतलब एम और एन दो दो मैंने सॉल्वेंट लिया है, उसका मैंने मिक्सचर बना है और वो क्या कह रहा है कि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउट्स लॉ से, ठीक। इन द मिक्सचर में द इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव इंटरेक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह के अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर है, नेमली एम एम, एन एन एंड एम एन टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक। यहाँ पर एक्सएम एंड एक्सएन क्या है, एक्सएम एंड एक्सएन डिनोट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ एम एंड एन इन द मिक्सर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमको डायग्राम से दिख रहा है कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये डायग्राम बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो ये आइडियल कंडीशन है और आइडियल कंडीशन से ऊपर उठ गया मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ये सॉल्यूशन क्या दिखा रहा है, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। और अगर ये नीचे नीचे आ जाता तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। सॉल्यूशन टू तरह के होते हैं, एक तो आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को मानता है, जो ओबे करता है राउट्स लॉ को, और एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को नहीं मानता है। तो पहले तो ये जान लो कि राउट्स लॉ होता क्या है। राउट्स लॉ मतलब यहाँ पर दो सॉल्वेंट दे रखा है तो राउट्स लॉ का मैंने सेकंड राउट्स लॉ लगा है, मतलब जो वेपर प्रेशर का मिक्सचर ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स एम इंटू पी एम नॉट, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एम जो सॉल्वेंट है, एम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इंटू प्योर जो प्योर, जब एम सॉल्वेंट प्योर है, अगर एम सॉल्वेंट में हमने कुछ ना मिलाया हो तो उसमें उसमें जो वेपर प्रेशर हमको मेजर कर देता है वो पी नॉट पी एम नॉट बोलते हैं, प्लस एक्स एन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एंड प्योर एन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक। ये राउट्स लॉ है। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, लाइक CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल क्लोराइड, बट आसपास वाला देखो क्लोरीन और ब्रोमीन आसपास है, बट क्लोरीन और आयोडीन के आसपास है नहीं, क्लोरीन और आयोडीन के बीच में ब्रोमीन आ जाता है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लाइक बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन में एक CH3 ग्रुप ऐड कर दो तो टोल्यून हो जाएगा, तो ये हो सकता है। मतलब आसपास वाले जो ग्रुप है वो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, दूर दूर वाला आइडियल सॉल्यूशन नहीं पढ़ना था। इसका एग्जाम्पल मैंने इस तरह से याद रखा है, ठीक। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब डज नॉट ओबे द राउट्स लॉ वो नहीं मानता। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक नेगेटिव डेविएशन। तो आइए जानते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन आखिर हुआ क्यों है, क्यों पॉजिटिव डेविएशन शो कर देता है, ठीक। तो पहले मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में क्या है, कंटेनर में मैंने एम सॉल्वेंट लिया है, एक एम सॉल्वेंट लिया है एक कंटेनर में, और एक और कंटेनर लिया है, एक और कंटेनर में क्या लिया है, एन सॉल्वेंट लिया है, ठीक। यहाँ पर मैंने क्लोज कंटेनर लिया है, क्यों, बिकॉज क्लोज कंटेनर में जो वेपर है, एम तो एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट से एम का वेपर भी बनेगा, वो वेपर बाहर ना जा पाए इसलिए मैंने क्लोज कंटेनर लिया है, ठीक। अब ये देखो, ये एम का जो वेपर है वो वेपर क्या होगा, इस लिक्विड के एम सॉल्वेंट में जो लिक्विड है, एम सॉल्वेंट के लिक्विड के सरफेस में वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं,
ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम एम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। मान लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन फोर्स है या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इस तरह के फोर्स हम मान लेते हैं। तो एम और एम के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तो सम कम ही वेपर क्या होगा, एम से एम सॉल्वेंट से कम ही वेपर ऊपर जा पाएगा। तो वेपर प्रेशर, मतलब वेपर जो सरफेस में प्रेशर डालेगा वो भी कम डालेगा, तो इसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और इस तरह से एन में भी है, एन सॉल्वेंट में भी एन और एन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तो वेपर भी एन का कम बनेगा और उसकी तरह उसका दरुन जो प्रेशर है वो प्रेशर भी क्या होगा, कम डालेगा सरफेस में, तो इसका भी वेपर प्रेशर कम बनेगा। ठीक। अब इन दोनों का हमने मिला दिया है, मिला के जो मिक्सचर हमने बनाया है उसमें देखो, उसमें एम और एन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो घट गया है। एम और एन के बीच में जो अट्रैक्शन, मतलब एम और एम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो एम और एन के कंपेयर में ज़्यादा था, तो एम और एन के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम गया है। तो सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स घट गया है, तो ज़्यादा ही ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम और एन का वेपर बनेगा। जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ही ज़्यादा सरफेस में उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल वैल्यू जो होना चाहिए उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर हमको मिल रहा है, मेज़र करने पे उससे ज़्यादा हमको वेपर प्रेशर मिल रहा है, तो इसलिए वो पॉजिटिव, इसलिए उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। मतलब थियोरेटिकल जो वैल्यू होना चाहिए उससे ज़्यादा हमको वैल्यू, प्रैक्टिकली उससे ज़्यादा हमको वैल्यू मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे कि इथानॉल एंड एसीटोन। इथानॉल, ऑल ऑल मतलब अल्कोहल, तो अल्कोहल, दो अल्कोहल के बीच में कौन सा फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये सबको पता होगा। तो इथानॉल जब सॉल्वेंट था तो उन दो इथानॉल बहुत सारे इथानॉल के बीच में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ था। बट अगर हमने इथानॉल एंड एसीटोन दोनों को मिक्स कर दिया तो इथानॉल के बीच में तो एसीटोन आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद इथानॉल और एसीटोन के वेपर क्या होगा, वेपर बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर आएगा वो थियोरेटिकल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन होता है। समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में मैंने इस तरह से दो कंटेनर ले लिया है। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो प्योर एम सॉल्वेंट है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, वीक फोर्स होता है। मतलब जैसे कि वैन डर वाल्स फोर्स आप मान सकते हो, वीक फोर्स इन दोनों में होते हैं। तो इसमें वेपर क्या होगा, वेपर ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब प्योर सॉल्वेंट में जब प्योर एम है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इस तरह से जो प्योर एन है उसमें भी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब अगर हम इन दोनों को मिला दिए तो जो बनेगा, जो सॉल्वेंट बनेगा एम और एन में जो मिक्सचर बनेगा उसको क्या होगा, एम और एन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है तो वेपर कम, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है तो वेपर कम होगा। तो क्या होगा, जो सरफेस में जो वेपर प्रेशर है तो वेपर प्रेशर कम देगा। ठीक। वेपर प्रेशर कम देगा, तो इस सॉल्वेंट में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। मतलब हमको जो थियोरेटिकल मिला है वो ज़्यादा मिला है एक्सपेरिमेंट से, तो एक्सपेरिमेंट वाला क्या होगा, एक्सपेरिमेंट वाला कम होगा थियोरेटिकल से। तो इस तरह से नेगेटिव डेविएशन होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। जब सिंपल एसीटोन था तो उसमें सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स था, क्लोरोफॉर्म था, उसमें से भी सिंपल वीक वाला फोर्स था, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था उनका। बट अगर हम इन दोनों को मिला दिए तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है, ये एसीटोन है, एसीटोन को देखिए, एसीटोन का डबल बॉन्ड हो, और क्लोरोफॉर्म मतलब CCl3 CH तो क्लोरोफॉर्म का ये H, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो इसका वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज़्यादा है, लाइक कंपेयर टू द मिक्सचर, मिक्सचर में वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो इसलिए हमको नेगेटिव डेविएशन मिलता है। समझ में आया।
तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, एम एम एन एन एंड एम एन इंटरेक्शन आर इक्वल। नहीं, इक्वल होगा तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इज एम एम एंड एन एन इंटरेक्शन आर वीकर देन एम एन इंटरेक्शन। नहीं, अगर वीकर हो जाएगा, अगर प्योर सॉल्वेंट वाला वीकर है तो इसमें तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, मैंने अभी अभी समझाया है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एम एम एंड एन एन इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन एम एन इंटरेक्शन। यस, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बिकॉज ये प्योर सॉल्वेंट में अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है देन कंपेयर टू मिक्सचर का जो इंटरेक्शन, तभी पॉजिटिव डेविएशन पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमको क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ P प्लस एंड Q माइनस इज रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ एंटीमोनी का पेंटाफ्लोराइड के साथ एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन दिया गया है। उसमें से P प्लस एक प्रोडक्ट बनता है और Q माइनस एक प्रोडक्ट बनता है। देखो जेनॉन का जो भी रिएक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम जेनॉन का सभी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, और मैं आपको मज़ेदार सा एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आपका जेनॉन का सभी रिएक्शन आपको याद हो जाए। फिर मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, ठीक। तो आइए जान लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ जेनॉन। जेनॉन का कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन वाले को। पहले हम जेनॉन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, जेनॉन फ्लोराइड बनाएंगे। देखो अगर हम जेनॉन को इधर पर देखो, अगर हम जेनॉन को एक्सेस में ले एंड फ्लोरीन ले तो XeF2 बनेगा, मतलब डाइफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा। अगर हम जेनॉन और फ्लोरीन को 1:5 रेशियो में ले तो XeF4 बनेगा, मतलब जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। और जेनॉन और फ्लोरीन को 1:20 रेशियो में अगर हम ले तो XeF6 बनेगा, मतलब हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा। देखो यहाँ पर जेनॉन एक्सेस में है तो XeF2, यहाँ पर फ्लोरीन हमने 1:5 मतलब फ्लोरीन हमने कुछ ज़्यादा ली है तो XeF4 बना, और फ्लोरीन हमने अगर और भी ज़्यादा ले लिया है तो XeF6 बनेगा, ठीक। ये तो आसान रिएक्शन है। अब देखो ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। XeF4 के साथ अगर हम O2F2 ले तो XeF6 एंड O2 बनेगा, प्रोडक्ट हिसाब से प्रोडक्ट मानते हैं। तो इधर पर देखो, इधर पर F2, इस रिएक्शन को इस तरह से याद रखो, XeF4 है, इसको मैंने F2 डाल दिया है तो ये क्या बनेगा, XeF6 बनेगा। दो फ्लोरीन और ऐड कर दिया है 4 से तो XeF6 बनेगा, और O2 फ्री हो जाएगा तो O2 गैस की तरह रह जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब जो क्वेश्चन में है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। XeF2 के साथ अगर हम PF5 लाइक फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड और SbF5 लाइक एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड अगर हम ले तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये क्या है, फॉस्फोरस बोले तो और एंटीमोनी बोले तो ये क्या है, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है। P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करेगा, फ्लोरीन, इस तरह से मैंने तो इस तरह से याद रखा था कि P ब्लॉक मतलब फ्लोरीन को क्या करेगा, फ्लोरीन को पिएगा, मतलब फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक। देखो यहाँ पर भी पी, यहाँ पर भी तो P ब्लॉक क्या करेगा, P ब्लॉक फ्लोरीन को क्या करेगा, पिएगा। और जेनॉन क्या करेगा, जेनॉन फ्लोरीन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर देखो जेनॉन अगर फ्लोरीन को डोनेट कर दिया तो XeF प्लस हो जाएगा, एक फ्लोरीन को जेनॉन ने डोनेट कर दिया, किसको, फॉस्फोरस को। अब देखो फॉस्फोरस एक फ्लोरीन एक्सेप्ट कर दिया है तो PF6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जेनॉन के क्वेश्चन में ये हमसे पूछा है SbF5 से क्या होगा रिएक्शन में। तो देखो Sb P ब्लॉक एलिमेंट है तो P ब्लॉक एलिमेंट क्या करेगा, F फ्लोरीन को क्या करेगा, पिएगा। तो Sb क्या करेगा, फ्लोरीन जेनॉन से फ्लोरीन को छीन लेगा तो XeF3 प्लस होएगा और SbF6 माइनस होएगा, ठीक। अब एल्कली मेटल से रिएक्शन में क्या होगा, एल्कली मेटल क्या करता है, एल्कली मेटल फ्लोरीन को डोनेट करते हैं और फ्लोरीन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। एल्कली मेटल मतलब सोडियम, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में सोडियम लिया है, बट सोडियम के अलावा भी हो सकता है एल्कली मेटल, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो एल्कली मेटल है। तो जेनॉन के साथ अगर हम एल्कली मेटल के रिएक्शन करवाए तो Na प्लस होएगा और XeF7 माइनस होगा, मतलब एल्कली मेटल
फ्लोरीन को क्या करेगा, अलग करेगा अपने से। मैं तो इस तरह से याद रखती थी कि अल्कली के ए, और देखो अल्कली मेटल क्या करेगा, फ्लोरीन को क्या करेगा, अलग अलग ए, अल्कली का ए और अलग का ए, मतलब अल्कली मेटल क्या करेगा, फ्लोरीन को अलग करेगा अपने से। इस तरह से याद रखना। क्या, पी ब्लॉक क्या करेगा, पी ब्लॉक फ्लोरीन को पिएगा, और अल्कली मेटल क्या करेगा, अल्कली मेटल फ्लोरीन को अपने से अलग करेगा। ठीक, इस तरह से इस रिएक्शन को याद रखना। ठीक, अब अब वाटर के साथ रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। XeF2 के साथ अगर हम H2O वाटर का रिएक्शन करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, तो क्या होगा, जेनॉन जेनॉन फ्री कर देगा और हाइड्रोजन और फ्लोरीड जुड़ जाएगा। क्या होगा, HF बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। अब देखो यहाँ पर F2 फ्लोरीन भी 2 है और H2 भी 2 है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2HF लिया है और O2 फ्री हो जाएगा, तो O2 है। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक, अब XeF2 के साथ अगर हम H2 से, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, जेनॉन बनेगा एंड हाइड्रोजन और फ्लोराइड जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, HF बनेगा और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। अब XeF4 के साथ अगर हम H2O के रिएक्शन करें, तो इस देखो यही प्रोडक्ट बनेगा, जो पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट बनेगा, मगर इसमें देखो फ्लोरीन 2 ज़्यादा हो गया है, XeF4 हो गया है, तो चार फ्लोरीन 4 है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्रोडक्ट भी 4 आएगा। देखो 4 फ्लोरीन है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्रोडक्ट भी 4 आएगा। तो एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आता है, वो है XeO3। XeO3 इसमें सवाल बनते हैं, मतलब पूछा जाएगा कि XeF2 के साथ हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और XeF4 के साथ भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो क्या प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो उसका आंसर क्या होगा, XeO3 होगा। तो XeO3 आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और तीनों प्रोडक्ट तो सेम होगा, बस XeO3 ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये याद रखना कि XeF4 के साथ अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो XeO3 एक प्रोडक्ट बनता है। अब XeF6 के साथ अगर हम H2 की रिएक्शन करवाए तो XeO3 बनेगा और HF बनेगा। देखो XeF6 के अगर हम डायग्राम बनाए, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो Xe का लोन पेयर 8 होता है, तो फ्लोरीन तो 6 फ्लोरीन होते, ये कंप्लीट कर लिया है और 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। अगर हम इसमें वाटर डालें तो वाटर क्या करेगा, 6 फ्लोरीन, आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बनाए, लोन पेयर जगह में ही रहेगा, बट फ्लोरीन के सब फ्लोरीन को ऑक्सीजन हटा देगा और खुद आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड 3 ऑक्सीजन आएगा। 3 से ही ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन से ही क्या होगा, जेनॉन का ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। ठीक, अब बचा हुआ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन क्या करेगा, बचा हुआ हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देगा। 6 फ्लोरीन हो तो 6 हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देगा। ये इस तरह से होते हैं रिएक्शन। तो XeF6 के साथ अगर H2O मिलाया जाए तो क्या बनेगा, XeO3 बनेगा और क्या बनेगा, HF बनेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन सब फ्लोरीन को हटा देगा। ठीक, तो ये जेनॉन का रिएक्शन है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि P क्या है, P है XeF3 प्लस, P क्या है XeF3 प्लस, एंड Q क्या है, Q है SbF6 क्या, SbF6 माइनस। ठीक, तो पूछा क्या है, पूछा है इनका शेप क्या होगा, XeF3 प्लस का शेप क्या होगा और SbF6 का शेप क्या होगा। तो देखो पहले हम XeF3 प्लस में आते हैं। यहाँ पर जेनॉन का पहले हमें क्या निकालना होगा, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो पहले देखो, पहले हमने जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, आपको पता होगा जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 8। जेनॉन एक नोबेल गैस है। ठीक, और यहाँ पर प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी है इसमें, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 7 होगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन को हम यहाँ पर बैठा देंगे। देखो यहाँ पर एक फ्लोरीन जेनॉन के साथ, यहाँ पर एक फ्लोरीन जेनॉन के साथ और यहाँ पर एक फ्लोरीन जेनॉन के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन जेनॉन के हुए, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब बचे कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4 हमने 2 लोन पेयर ले लिए है, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है, बट लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1 और 2 है। ठीक,
तो ये कैसा शेप हुआ? ये टी शेप हुआ, बट हम इसको बेंट क्यों बोलते हैं? देखो, 2 लोन पेयर अगर बिसाइड हो, नियर हो, अगर आस-पास हो, तो वो दोनों को क्या करेगा, वो दोनों खुद से यहाँ पर ऐसे रिपल्सन देगा। रिपल्सन देगा मतलब ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो क्या होगा, और ये इसको रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड बॉन्ड पेयर जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड किससे बनता है? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? इसको एक बॉन्ड बोलते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ में हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो देखो, ये लोन पेयर अगर इसके पास आया तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर इन दोनों अपने आप को रिपल्सन करेंगे, तो ये बॉन्ड थोड़ा ऐसे से झुक जाएगा, ऐसे से बेंड हो जाएगा, इसलिए हम इसको बेंटी शेप बोलते हैं। ठीक, तो पहला आंसर तो आ गया कि एक्जेप प्लस क्या है? बेंटी शेप है। अब दूसरे पे आते हैं SbF6 माइनस मतलब एंटीमोनी। एंटीमोनी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटीमोनी किस ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन के ग्रुप में। याद होगा आपको वो कि नाइट्रोजन के ग्रुप में ही क्या होता है? एंटीमोनी आता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 है, तो एंटीमोनी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 5 होगा। बट यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर 5 के साथ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिया, तो 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन भी क्या है? फ्लोरीन भी 6 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 है। तो Sb सब फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन देकर एक एक बॉन्ड बना देगा। हमको पता है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, बिकॉज फ्लोरीन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है किसी भी एलिमेंट के साथ, ये याद रखना। तो Sb के साथ अगर 6 फ्लोरीन है तो Sb 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा और 6 बॉन्ड बना लेगा। तो ये कैसा शेप हुआ? ये देखो, ये कैसा शेप हुआ? ये शेप को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये शेप को 6 बॉन्ड है, तो इसको क्या करेंगे? ऑक्टाहेड्रल बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल क्या कह रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंटी शेप। फर्स्ट एग्जेप्टी क्या है? बेंटी शेप। एंड ऑप्शन नंबर SbF6 माइनस क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आप मिला लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या करे? चूज द करेक्ट हाइब्रिडेशन। क्या है? करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल रहा है? करेक्ट हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम्स, इसका कार्बन एटम का, एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस इन C60 फुलारिन। किस में पूछ रहा है? फुलारिन में पूछ रहा है। आपको पता होगा कि फुलारिन क्या है? फुलारिन कार्बन का एक एलोट्रॉप है। कार्बन का क्या है? एक एलोट्रॉप है। कार्बन के 3 तरह के एलोट्रोप हैं। एक तो डायमंड, दूसरा है ग्राफाइट एंड तीसरा है फ्लोरीन, जिसमें कि फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन सबसे प्योरेस्ट एलोट्रोप है कार्बन का। ये याद रखना कि फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन प्योरेस्ट है। फ्लोरीन सबसे प्योरेस्ट एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक, तो और इसमें एक बार और याद रखना कि जो डायमंड है, डायमंड में ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। डायमंड में ही क्या है? डायमंड में ही जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है? sp3। और बाकी में लाइक फुलारिन एंड ग्राफाइट, इन दोनों में ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो sp3 वाला को आप पहले काट दो, sp2 होगा और sp2 होगा। अब अगर आप NCERT बुक ओपन करें तो उसमें से आप 11th वाला पी ब्लॉक ओपन करिए और उसमें आप 327 मतलब 327 पेज में आप आ जाइए। यहाँ पर देखिए, अगर आप NCERT के बुक में आ जाए, 11th वाला पी ब्लॉक में आप आ जाइए, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है कि इट ऑल्सो कॉन्टेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स विथ कार्बन कार्बन डिस्टेंस दिया है। यहाँ पर 143.5 पिकोमीटर दिया है, और यहाँ पर क्या गिवन है? 138.3 पिकोमीटर। एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का और एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का। ठीक, और इसमें से यूनिट चेक करिए, यहाँ पर पिकोमीटर दिया है, पिकोमीटर गिवन है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम गिवन था, तो हम 2 यूनिट पीछे चले जाएंगे। तो एंगस्ट्रॉम में अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1.435 एंगस्ट्रॉम एंड 1.383 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, sp2 एंड इतना इतना डिस्टेंस।
मैं कह देती हूँ कि इनऑर्गेनिक के लिए आप ज़रूर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 11 एंड पी ब्लॉक 12 आप ज़रूर एनसीईआरटी एक बार, सिर्फ़ एक बार रीड करके चले जाइएगा। बिकॉज़ अगर इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आया, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से अगर क्वेश्चन आया, तो वो एनसीईआरटी से ही आएगा। आप एक बार ज़रूर, एक बार, सिर्फ़ एक बार रीड करके चले जाइएगा, बस हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमको क्या बोल रहा है? देखो, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है। बिकॉज़ इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही लोग फँस जाते हैं। मगर आप अगर इस क्वेश्चन को आप समझ पाए, अगर इस लैंग्वेज को आप समझ पाए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक? इसका तो मतलब जो दिख रहा है, जो सीन दिख रहा है, इससे से ही 90% लोग तो फेल हो जाते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक? तो बोल रहा है कि प्लेन पोलराइज़्ड, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक का तर्क है प्लस ऑर्गेनिक का। अगर आप ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन कर लोगे, और इनऑर्गेनिक का यहाँ पर तर्क है, बिकॉज़ ऑप्शन इनऑर्गेनिक का है और सवाल ऑर्गेनिक का है। ठीक? तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने पास किया है थ्रू अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, ये देखो, इस ट्यूब में हम एक सॉल्यूशन ले लिए है, और इसमें से हमने क्या किया है, इसमें से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो ये है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने इसके ऊपर छोड़ दिया है। तो क्या कह रहा है? पास्ट किया है, पास्ट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। इस कॉम्प्लेक्स का हमने एक सॉल्यूशन बना है, और सॉल्यूशन को क्या किया है? सॉल्यूशन को ट्यूब में रखा है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस ट्यूब से पास कर दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हिच ऑफ देम विल शो आ ज़ीरो वैल्यू, क्या है? ज़ीरो वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट। तो देखो, यहाँ पर क्या है, इस डायग्राम में क्या हमको समझना है कि देखो, एक ट्यूब है, उसमें इस जो 4 तरह के कॉम्प्लेक्स हमको गिवन है ऑप्शन में, इसको हमने एक सॉल्यूशन बना है और ट्यूब में रख दिया है, और इसके अंदर हमने पास किया है एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस हुआ, तो ये इसको क्या करेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देगा, एंगल में घुमा देगा। आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। क्लॉकवाइज अगर घुमा दिया, क्लॉकवाइज अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा दिया, तो वो क्या होगा? वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और आप स्मॉल डी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुरा देगा, तो वो क्या होगा? लेवो रोटेटरी, जिसको आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमा दिया है लाइट को, तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, मतलब स्मॉल डी होगा। तो हमसे पूछा है ज़ीरो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की ज़ीरो वैल्यू तभी हो सकता है जब ये जो सॉल्यूशन हमने कॉम्प्लेक्स के हमने सॉल्यूशन लिया है, ये अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तभी ये अल्फ़ा क्या हो सकता है? अल्फ़ा का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमको घुमा फिरा के क्या पूछा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस हमको पूछा गया है। घुमा फिरा के हमको यही पूछा गया है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हमको बता दीजिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें, देखो कोबाल्ट है, और ये ग्रुप को आप लोग समझ पाए, इस ग्रुप क्या है? इस ग्रुप का नाम है ईएन, मतलब इथाइलिन डायमीन, ये ईएन है, ये जी ईएन है, समझ पाए ना? ये ईएन है। तो देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं इसको सिंपल से लिखता हूँ कि ये क्या है? मैंने कोबाल्ट को एम मान लिया है, कोबाल्ट तो मेटल है, तो एम मान लिया है। और ये क्या है? ये ए मतलब थ्री है। थ्री का मतलब क्या है? ये देखो, 1 2 और 3, 3 ग्रुप है, और मैंने ए क्यों लिखा है? बिकॉज़ ये सेम कॉम्प्लेक्स है, ये तो लिगेंड है, तो ये सेम लिगेंड है, तो इसलिए मैंने ये इसको AA3 लिखा है। तो MAA3, हमको पता है कि MAA3 क्या है? MAA3 ऑप्टिकली क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है, बिकॉज़ इसमें कोई पॉज़ मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉज़ मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड कॉस मतलब
सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर पॉज कॉस दोनों ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मगर हमसे क्या पूछा है, हमसे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है, तो ये तो नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगले ऑप्शन में क्या है, इसमें दो ईएन है, देखो इसमें दो ईएन, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एम मतलब मेटल मतलब कोबाल्ट, और ए का होल ट्वाइस, एंड ये है क्लोरीन, दो क्लोरीन है, तो मैं यहाँ पर B2 लिख सकता हूँ। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई कॉज या पॉज है, नहीं, यहाँ पर कॉज पॉज कुछ नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन नंबर सी में हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दो क्लोरीन है और दो NH3 है, बट ये अबव द प्लेन है और ये इस प्लेन में, कोबाल्ट जिस प्लेन में है उस प्लेन में NH3 है और ये क्लोरीन है, बट ये NH3 अबव द प्लेन है और ये NH3 बिलो द प्लेन है, और ये जो EN लिगेंड है, तो इसमें से भी हमको कोई पॉज कोई कॉज नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। इसमें देखो, इसमें एक पॉज तो मुझको दिख रहा है, ये एक पॉज है, मतलब ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें, ये एक पॉज है, तो इसमें हमको पॉज क्या है, इसमें हमको पॉज मिल गया। पॉज मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस प्लेन से, ये देखो मेरा हाथ देखो, मैं इस प्लेन से अगर डिवाइड करूँ तो इधर भी EN ग्रुप और इधर भी क्या है, इधर भी EN ग्रुप है, तो दोनों तो सेम हो गया है, सेम टाइप के लिगेंड हो गया है, तो इसमें पॉज प्रेजेंट है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या होगा, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, तो हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल गया, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमको क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन C1 C2 C3 एंड C4 रिस्पेक्टली इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। ये जो हमको मॉलिक्यूल गिवन है उसका हमको, ये जो 1 पोजीशन में कार्बन है, 2 पोजीशन में कार्बन है, 3 पोजीशन में कार्बन है और 4 पोजीशन में कार्बन है, उनका हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आपको पता होगा, अगर चारों ही बॉन्ड, कार्बन कार्बन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अगर चारों ही बॉन्ड सिग्मा हो तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। अगर 3 सिग्मा हो और एक हमको पाई बॉन्ड मिल जाए तो क्या होगा, sp2। और अगर 2 सिग्मा हो और 2 पाई हो, मतलब सिग्मा और पाई सेम हो, 2 सिग्मा 2 पाई हो, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। तो 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई तो sp। हाँ, आपको पता होगा, दो एलिमेंट देखो, दो एलिमेंट पास पास आ रहे हैं, फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा, उनके बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा बोलते हैं। अगर वो दो एलिमेंट फिर से एक बॉन्ड बनाना चाहे तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पाई कहेंगे। ठीक, तो 1 नंबर कार्बन पे हम देख सकते हैं कि देखो, ये बॉन्ड क्या है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, और ये दूसरा बॉन्ड इन दोनों एलिमेंट के बीच में बना, तो ये क्या है, ये पाई है। और कार्बन नंबर 2 पे आते हैं, ये क्या है, ये सिग्मा है, ये क्या है, ये पाई है। दूसरा बॉन्ड बना तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। ये कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। और देखो फोर्थ नंबर कार्बन पे, तो फोर्थ नंबर कार्बन पे कुछ ना दिया है, देखो दो बॉन्ड दिया है, तो ये तो सिग्मा, ये सिग्मा है, और दो हिडन है, देखो दो हाइड्रोजन क्या है, दो हाइड्रोजन हिडन है, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो 4 सिग्मा। फोर्थ नंबर कार्बन पे क्या है, फोर्थ नंबर कार्बन पे 4 सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा मतलब sp3। तो फोर्थ वाला क्या होगा, रिस्पेक्टली पूछा, तो फोर्थ वाला ऑफकोर्स sp3 होगा, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही, sp3। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई, मतलब 3 सिग्मा 1 पाई मतलब sp2। तो थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला sp2। ठीक, अब सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला देखो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 1 पाई, ये पाई, मतलब 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई मतलब sp। तो सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला sp, ये sp2 है, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और अब सही वाला, पहले वाला देख लेते हैं। पहले वाला कार्बन पे 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा मतलब 3 सिग्मा 1 पाई मतलब sp2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमको क्या कह रहा है? अ सिंगल कंपोनेंट एटॉमिक सॉलिड विद डेंसिटी। ओके, हमको सॉलिड का डेंसिटी दिया है 10 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। हैज़ अ फेस सेंटर क्यूब। ओके, हमको स्ट्रक्चर भी गिवन है, एफसीसी स्ट्रक्चर है। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 5 एंगस्ट्रॉम। तो यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है? 5 एंगस्ट्रॉम है। तो पूछा क्या गया है? हाउ मेनी एटॉम्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड के 100 ग्राम में कितने सारे एटॉम्स प्रेजेंट हो सकते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमको क्या गिवन है? हमको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमको गिवन है। डेंसिटी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको एज लेंथ क्या गिवन है? स्मॉल ए क्या गिवन है? 5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर देखो डेंसिटी का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमको एज लेंथ भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हमको क्या पता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा एज लेंथ। अब हमको रैंक और जेड पता है 4, बिकॉज यहाँ पर एफसीसी यूनिट सेल गिवन है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूब गिवन है, तो इसका रैंक और जेड क्या होगा? 4। आपको पता होगा एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होता है? 2। सिंपल क्यूबिक यूनिट का क्या होता है? एससीसी का होता है 2। एंड बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर क्यूब का क्या होता है? ओ सॉरी, एससीसी का तो 1, एससीसी का 1 और बॉडी सेंटर का क्या? बॉडी सेंटर का 2 होता है। तो एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 1 और बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक का 2 और एफसीसी का क्या होता है? 4 होता है। तो और हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू जेड मतलब रैंक इंटू एम, कैपिटल एम मतलब यहाँ पर मॉलिकुलर वेट लिया गया है, और एन मतलब एवोगाड्रो नंबर इंटू ए का क्यूब। देखो, आप जब भी सॉलिड स्टेट पढ़ते हो तो ये फॉर्मूला तो आपको बहुत बार आता है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम बटा एन ए इंटू ए क्यूब। ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर एज लेंथ का क्यूब है। यहाँ पर मैं भी फंस जाती थी, जब मैं करती थी तो मैं एक क्यूब लेना भूल जाती थी, सिर्फ ए का मान, ए का वैल्यू पुट कर देती थी। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम को निकालेंगे। तो कैपिटल एम को इस तरह से मैंने सॉल्व किया है, डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब बाई जेड। तो इन सब का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। पुट करके आप अगर इस वैल्यू को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आपको आएगा, ये मान आपको मिलेगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये हमने क्या निकाला है? मॉलिक्यूलर वेट निकाला। यूनिट क्या है? यूनिट ग्राम में आपको निकालना है, और ये ग्राम में ही निकलवाएगा। तो ग्राम में हम ग्राम यूनिट में हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया है। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में है तो मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट में कितने सारे एटम्स होते हैं हमको पता है, एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। हमको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कितने एटम्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर्स एटम होते हैं। ठीक, और हमसे क्वेश्चन में पूछा कितना गया है? 100 ग्राम में बताओ कितने एटम है, तो हम 100 ग्राम में निकाल लिए हैं। देखो मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया है। इन्हें मैंने पहले इन्हें का वैल्यू नहीं पुट किया है, बिकॉज ये देखो बाद में इन्हें और इन्हें कट जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट किया है और मेरा वैल्यू कितना आया है? 3.2 इंटू 10⁻23। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3.2 इंटू 10⁻23। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमको क्या कह रहा है? What are the products O and R in the following sequence of reaction? तो यहाँ पर हमको देखो, ये ऑर्गेनिक का एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरह से सीक्वेंस से हमको प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया है? PHCH2CN। CN क्या है? CN तो साइनाइड ग्रुप है, तो ये क्या है? PHCH2CN, एक हमने साइनाइड ग्रुप के रिएक्शन लिया। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? SnCl to HCl एंड सेकेंड क्या है? H3O प्लस। मतलब ये पूरा क्या है? ये पूरा हमको पता है ये क्या है? ये स्टीफन्स रिएक्शन है। आपको पता होगा स्टीफन्स रिएक्शन क्या है? स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है? CN से
CHO बनता है। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CrO3 डाला है, तो हमको बताना है O क्या है। सेकेंड रिएक्शन क्या है, सेकेंड भी वैसे ही यही सबस्ट्रेट हमने लिया है, इसमें हमने क्या डाला है, H3O++ हीट, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है। तो आपको पता होगा कि साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड बनता है, ठीक। फिर हमने क्या किया है, SOCl2 किया है, SOCl2 दिया है, और फिर क्या किया है, फिर मैंने बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट दिया है। तो आर प्रोडक्ट बना। हमको बताना है कि यहाँ से O एंड R इन दोनों प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। तो पहले रिएक्शन में आते हैं। पहले रिएक्शन में देखो PH CH2CN है, CN मतलब साइनाइड, साइनाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड ग्रुप है। फर्स्ट हमने SnCl2 HCl डाला है, ये क्या है, ये पूरा स्टीफन्स रिएक्शन है, SnCl2 HCl प्लस H3+, ये पूरा स्टीफन्स रिएक्शन है और इसको क्या कहते हैं, स्टीफन्स रिएजेंट कहते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जो CN ग्रुप है वो CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होगा। पहले जो ये CN है वो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होगा। आपको पता है इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम इमीन बोलते हैं। फिर अगर हमने जल छोड़ दिया और पानी डाल दिया तो हमको क्या मिलेगा, PHCH2OH मतलब एल्डिहाइड। तो स्टीफन्स रिएक्शन क्या होगा, स्टीफन्स रिएक्शन में हम साइनाइड से किस में जा सकते हैं, एल्डिहाइड में जा सकते हैं। आप देखो यहाँ पर साइनाइड से हम क्या जा सकते हैं, किस में, एल्डिहाइड में जा सकते हैं। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये CH2CHO, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब देखो मैंने एल्डिहाइड को इस तरह से खोल के लिखे है। एंड दूसरा हमको क्या रिएजेंट दिया गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो यहाँ पर फिनाइल है, तो फिनाइल पीएच क्या होगा, फिनाइल ग्रुप नेगेटिव में, पीएच नेगेटिव में होता है, और Mg ये मेटल वाला मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पता होगा मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज आता है और जो पीएच है उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव वाला अगर ये तोड़ा, माने अगर ये टूट गया तो ठीक, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूट जाएगा, तो टूट के जो पीएच नेगेटिव वाला ग्रुप है वो कार्बन में अटैक करेगा, और अटैक करके जो डबल बॉन्ड O है वो बॉन्ड टूट जाएगा और O की तरफ माइनस आ जाएगा। O माइनस, O के ऊपर क्या आ जाएगा, O के ऊपर माइनस आएगा। तो O के ऊपर माइनस क्या आ गया, Mg जो प्लस है, Mg के ऊपर जो प्लस है वो O के माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और O MgBr आ जाएगा। और O भी MgBr फिर हमने जब जल डाला है, मतलब पानी ऐड किया है, तो O MgBr ट्रांसफर हो जाएगा OH से और MgBr OH निकल जाएगा। ठीक, तो वो तो बाय प्रोडक्ट है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर देखो PHCH2, इधर में पीएच आएगा, सी के तरफ क्या आएगा, सी के जुड़े हुए पीएच, सी की तरफ पीएच आएगा, पीएच जुड़ा हुआ होगा, एच तो पहले से ही है, और ओ से क्या जुड़ा होगा, ओ से सिंगल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड टूट गया है और सिंगल बॉन्ड OH आएगा। तो ये क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप है। तो इसमें अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया है तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में, वो भी सेकेंडरी अल्कोहल में। ये देखो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज इस कार्बन से जो ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन, तो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। ठीक, अब 2 डिग्री अल्कोहल में हमने फिर क्या डाल दिया है, CrO3। CrO3 क्या है, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता होगा कि CrO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें ट्रांसफर कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन किसमें ट्रांसफर कर देगा, कीटोन में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर जो OH है वो कौन से किस ग्रुप में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O में। तो OH किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कीटोन में, मतलब अल्कोहल कीटोन में ट्रांसफर, और यही हमारा प्रोडक्ट है। तो यही हमारा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट, PHCH2COPH, यही फाइनल प्रोडक्ट। तो सेकेंड रिएक्शन में आते हैं। सेकेंड रिएक्शन में क्या है, PHCH2CN, वही सबस्ट्रेट है, PHCH2CN में अब हमने क्या किया है, H3O और हीट,
ये क्या है, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हमको पता है ये जो साइनाइड है, साइनाइड का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो साइनाइड किस में बदल जाता है, एसिड में। तो ये कौन सा, तो ये क्या होगा, PHCH2COOH, मतलब साइनाइड किस में ट्रांसफर हो गया, एसिड में। ठीक, अब हम अगर एसिड में क्या डालें, SOCl2 डालें, तो ये क्या होगा, ये जो OH है, ये एसिड ग्रुप में जो OH प्रेजेंट है, ये देखो एसिड कैसे दिखता है, एसिड तो ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, ये OH है। तो ये OH क्या होगा, Cl से, इधर में जो SOCl2 का जो एक Cl है, वो एक Cl से ये OH रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, PHCH2COCl। तो क्या बनेगा, OHCl से रिप्लेस हो गया, और क्या बना, PHCH2COCl, क्या बना, COCl बना। तो COOH ग्रुप कौन से ग्रुप में ट्रांसफर, COCl में ट्रांसफर हो गया। और फिर हमको क्या रिएजेंट मिला है, बेंजीन, और जिसको हम पीएच भी लिखते हैं, और एनहाइड्रस AlCl। ध्यान से देखो ये क्या है, ये AFC एसाइलेशन रिएक्शन है। क्यों, ये देखो इसमें COCl, आपको पता होगा RCOCl, याद है ना, RCOCl के साथ अगर हम कोई भी बेंजीन वाले प्रोडक्ट ऐड करें तो ये Cl उड़ जाएगा, और इसमें क्या होगा, COR आ जाएगा। ठीक, इसको FC एसाइलेशन मतलब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी COCl हमको दिया गया है, बेंजीन है, एनहाइड्रस AlCl3, ये तो बहुत बढ़िया रिएजेंट, इससे ही पता चल जाता है कि FC एसाइलेशन होगा या नहीं। तो एनहाइड्रस AlCl3 भी हमको दिया है। तो क्या करेगा, ये जो Cl हट जाएगा और ये पूरा ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा, पीएच, ये पीएच, देन Cl हट जाएगा और COCH2PH आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है, देखो दोनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट सिमिलर है। यहाँ पर भी PHCH2COPH और यहाँ पर भी PHCH2COPH। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ O एंड R आर PHCH2COPH। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमको क्या कह रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट, क्या पूछा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट में वुड द रेट ऑफ द गिवन रिएक्शन बी मैक्सिमम, मतलब कि सॉल्वेंट में क्या होगा, रेट क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। तो देखो पहले हमको रिएक्शन पहचानना होगा। ये एक सबस्ट्रेट है, ये ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, देखो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो ब्रोमीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा वाला कार्बन होगा, 3 डिग्री वाला कार्बन होगा। ठीक, उसके साथ मैंने NaOH ऐड कर दिया। NaOH क्या है, NaOH तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। NaOH क्या है, NaOH एक न्यूक्लियोफाइल है। तो और यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके कौन आ गया है, OH आ गया है, मतलब ये OH आ गया। तो Na++ OH माइनस इस तरह से टूटेगा और ब्रोमीन को हटाकर OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखो एज दैट इज रिएक्शन 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, यहाँ पर तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये SN1 होगा। SN2 क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो 3 डिग्री कार्बन है और यहाँ पर बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये क्या होगा, ये SN1 रिएक्शन होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा है तो न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो रहा है, ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट करके OH आ रहा है तो सब्सटीट्यूशन, और यूनिमोलिकुलर 1 आएगा बिकॉज ये एकमात्र एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। ये रिएक्शन की रेट, जो रेट है वो केवल मात्र क्या करता है, हमारा एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता नहीं। तो SN1, ये SN1 रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी यूनिमोलिकुलर SN1। तो हमको पता है कि SN1 में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करा जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज़ करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करा जाता है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से है, लाइक H2O पानी,
लाइक अल्कोहल है, मतलब ROH वाला ग्रुप है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, देन COOH ग्रुप है, ठीक है। ये सब लोग क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और SN2 रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो PAS है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या होता है, लाइक DMSO, देन और भी बहुत कुछ होता है। तो ऑप्शन में हमको क्या फाइंड करना है कि कौन सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तभी रिएक्शन की रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान नो, हेक्सेन नो, इथानॉल, ये देखो ये हमको अल्कोहल मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बोटेट्राफ्लोराइड नो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमको क्या बोल रहा है, मैच द कॉम्प्लेक्स आयन्स, क्या है, मैचिंग दिया गया है विद द करेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। मतलब डेल्टा O के साथ हमको ये जो कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है इसके साथ हमको डेल्टा O क्या करना है, मैच करना है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि डेल्टा O किस किस फैक्टर में डिपेंड करते हैं। तो डेल्टा O किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहले तो लिगेंड की स्ट्रेंथ पर। आपको पता है ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें कि CO सबसे ज़्यादा उसका लिगेंड स्ट्रेंथ है, देन उसके बाद CN, देन EN, देन NH3 अमोनिया, देन EDTA, then NCS minus, then H2O water, then C2O4 2 minus, oxalato OH, alcohol, fluorine, sulfur, chlorine, HCl, bromine, iodine। तो ये पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इसमें से भी CO का जो लिगेंड का स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसको कैसे याद रखें हम, तो देखो एक न्यूमोनिक्स मैंने बनाया हुआ है, उसमें क्या है, आई मतलब आयोडीन, आई मतलब क्या, आई मतलब आयोडीन, आई से आप आयोडीन याद कर सकते हो। फिर बीरू, बीरू से आप ब्रोमीन को याद रख सकते हो, BNR बीरू मतलब ब्रोमीन को याद रख सकते हो। देन सुन, सुन से SCN माइनस आप याद सकते हो, सुन से SCN माइनस आप याद सकते हो। देन कल, कल से आप क्लोरीन याद रख सकते हो, कल से क्या याद रख सकते हो, क्लोरीन। देन शाम, शाम से आप सल्फर याद रख सकते हो, शाम का S और सल्फर का S, तो शाम से आप सल्फर याद कर सकते हो। फिर से आप फ्लोरीन याद कर सकते हो, फिर से क्या, F और फ्लोरीन का F, फिर से फ्लोरीन याद कर सकते हो। अल्कोहल, अल्कोहल तो OH माइनस आपको पता है। अल्कोहल की ऑटो, ऑटो से आप क्या याद रख सकते हो, ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो और ऑटो, ठीक। फिर वाटर, H2 मतलब वाटर, वाटर में NCS माइनस, NCS माइनस आप ना, वाटर में ना, ना से NCS माइनस याद रखो। EDTA एग्जिट, ना एग्जिट मतलब EDTA4 माइनस, ना ही मतलब NNH, NNH से NH3 मतलब एमोनिया आप याद रखो। फिर इंटर, इंटर EN और इसका EN, EN मतलब जो इथाइल डाइहेमिन है उसको हम EN बोलते हैं, तो EN से EN आप याद रखो। फिर सायन, सियान से आप साइनाइड याद रख सकते हो, साइनाइड और सियान से। और फिर CO अर्थात सियान से करपाई, कर मतलब कर को आप कोड भी बोल सकते हो, तो कोड से CO याद रख सकते हो। तो ये न्यूमोनिक्स पूरा क्या हुआ, आई बेरू, सुन, कल, शाम, फिर अल्कोहल की ऑटो, वाटर में ना एग्जिट ना ही एंटर, सियान से कर पाई, ठीक। ये न्यूमोनिक्स मैंने बनाया है, इसको याद रखना है, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद हो जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनो, आई बीरू, आई मतलब आयोडीन, आई बीरू, सुन, कल, शाम, फिर अल्कोहल की ऑटो, वाटर में ना एग्जिट ना ही एंटर, सियान से कर पाई, ठीक। एंड सेकेंड क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर, मतलब मेटल के ऊपर जितने चार्ज है वो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डेल्टा O मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। तो चार्ज जितना ज़्यादा मेटल के ऊपर उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। और ये एक जो रूल है वो उसका याद रखने है, ये एक संपर्क है मतलब रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के बीच में ये एक रिलेशन है। तो डेल्टा O इजिकल टू 9/4 इंटू डेल्टा T, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए आप कॉम्प्लेक्स आयन पर चलते हैं।
देखो हमको पता है कि H2O वाटर हो या NH3 अमोनिया हो या EN हो, ये तीनों कौन सा लिगेंड है? ये तीनों न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक। तो न्यूट्रल लिगेंड है तो ये तो कोई चार्ज नहीं देगा मेटल पे, तो मेटल की चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाहर में +2 है तो मेटल में भी क्या हो जाएगा, मेटल में भी +2, यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा और यहाँ पर +3 +3 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टू क्या है +2 एंड सेकेंड बाद के दोनों क्या है +3 है, ठीक। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखो जो जिसमें चार्ज जितना ज़्यादा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज़्यादा, तो लास्ट के दोनों में तो डेल्टा ओ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें से ज़्यादा कौन सा वाला है, फर्स्ट 2 क्या है, ज़्यादा है, ठीक। और इसमें भी EN का देखो, EN का याद करो, इंटर बाद में आता है, वाटर पहले आता है, इंटर बाद में आता है। तो EN का क्या होगा, EN का स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा वाटर से, तो सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स का होगा। तो लास्ट का क्या होगा, लास्ट का फर्स्ट होगा एंड थर्ड का क्या होगा, थर्ड का सेकेंड होगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक। बिकॉज EN का स्प्लिटिंग एनर्जी वाटर से क्या है, ज़्यादा है। देन उसके बाद आ जाते हैं +2 वाले मेटल के ऊपर, उसमें से क्या है, उसमें से भी NH3 और वाटर में क्या किसका है, NH3 का ज़्यादा है, NH3 का क्या है, ना ही ज़्यादा आता है, वाटर बाद में आता है, ना ही ज़्यादा आता है, ना ही से NH3 याद रखना। तो NH3 का ज़्यादा होगा तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 3 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से मिला लो, 4 का क्या है, 4 का 1 है, 3 का क्या है, 3 का 2 है, तो 2 का क्या है, 2 का 4 है और 1 का क्या है, 1 का 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमको क्या कह रहा है, कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर किया है, ए से क्या बन रहा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। अब ए क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिनोटेड एज A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है। द सक्सेसिव हाफ लाइफ्स from A0 are observed to be 40 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. What fraction of A0 will remain after 45 minutes? तो 45 मिनट के बाद इतना फ्रैक्शन A0 की रिमेन होगा, इतना फ्रैक्शन A0 की रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाफ लाइफ क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर हाफ लाइफ सक्सेसिवली ऑब्जर्व है, एक 40 मिनट है, देन 20 मिनट है, देन 10 मिनट है। अगर ये हाफ लाइफ कांस्टेंट होता तो क्या होता, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। तो और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब यहाँ पर देखो हाफ लाइफ किसके मल्टीप्लायर है, 40 का हाफ क्या है, 40 का हाफ 20 है, 20 का हाफ क्या है, 20 का हाफ 10 है, मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई है। यहाँ पर हाफ लाइफ क्या है, यहाँ पर हाफ लाइफ 2 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है, ये एक सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक। बिकॉज 40 का हाफ क्या होगा, 20 का हाफ क्या, 10। तो हाफ लाइफ क्या हो रहा है, हाफ लाइफ हाफ के जो हाफ लाइफ है वो क्या हो रहा है, वो 2 का मल्टीप्लाई है। फर्स्ट 10 का 2, 20 का 2, 40, ठीक। तो ये क्या है, हमको पता चल गया यहाँ से, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको रिएक्शन गिवन है ए से प्रोडक्ट, हमको गिवन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है A0, मतलब जब टी टाइम 0 पर है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, A0 है एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। अब हमको पता लगाना है T=45 मिनट पर, तो हमको 45 मिनट पर क्या है, 45 मिनट पर हमको ए की कंसंट्रेशन क्या है, कितना फ्रैक्शन ए रिमेन है वो हमको निकालना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है
हाफ लाइफ है वो इजिकल टू क्या है 1/k/a0। ये हमको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो टी हाफ की जगह हम क्या डालते हैं 40 डाल देते हैं, बिकॉज हमको पहले जो हाफ लाइफ गिवन है वो 40 गिवन है। ठीक, तो 40 डाल दिया और सॉल्व करते हैं, हमको के की वैल्यू मिल गया 1/40 इंटू के ए नॉट। ठीक, यहाँ से हमको के वैल्यू मिल गया। तो अब हमको ये इक्वेशन पता है, आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ये इक्वेशन तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि 1/a माइनस 1/a0 इजिकल टू के टी। ठीक, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये दोनों फॉर्मूला आपको रटे रटे होने चाहिए। ठीक, तो 1/a माइनस 1/a0 इजिकल टू के टी। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमको ए की जो ए की मतलब टी टाइम में कितना ए बचा हुआ होगा, कितना ए का फ्रैक्शन बचा हुआ होगा, उस ए को हमने निकाल लिया। ए की वैल्यू कितनी है 0.46 ए नॉट, अप्रॉक्सीमेटली 0.46 ए नॉट। ठीक, अब देखो, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको दोनों, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों फॉर्मूला आपको रटे हुए चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो ये दोनों फॉर्मूला आपको रटे हुए चाहिए। एक तो के की वैल्यू क्या होता है ए नॉट माइनस a/t। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए होচ্ছে যে टी टाइम में जो रिएक्टेंट बचा हुआ है उसका कंसंट्रेशन, एंड टी हाफ मतलब हाफ लाइफ का ऑर्डर क्या होगा, हाफ लाइफ ऑर्डर का इक्वेशन होगा a0/2 के। और वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के में भी के की इक्वेशन क्या होगा, के इजिकल टू के मतलब रिएक्शन कांस्टेंट, के मतलब रिएक्शन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो उसका इक्वेशन होगा 2.303/t टाइम लॉग ए नॉट बाई, यहाँ पर लॉग आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर लॉग आएगा। तो के की इक्वेशन क्या होगा 2.303/t लॉग ए नॉट बाई ए। यहाँ पर टी हाफ की इक्वेशन क्या होगा 0.693/k। टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, टी हाफ क्या है कांस्टेंट है, टी हाफ की वैल्यू किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है इस रिएक्शन में। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 फॉर्मूला आपको रटे हुए चाहिए इस फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर तक ही पूछा जाता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.46 ए नॉट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमको क्या कह रहा है, मैच द एप्रोप्रिएट एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम और आयन लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पर हमको 4 एटम और आयन गिवन है और हमको डेल्टा एच गिवन है किस यूनिट में, किलो जूल पर मोल पे। हमको क्या पूछा गया है, देखो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालें तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा, मतलब ये बोलना चाह रहा है डेल्टा एच इजी को, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमसे पूछा गया है। ठीक, तो आपको पता होगा अगर हम पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कैटन में सोचे और न्यूट्रल एटम में सोचे तो इन दोनों के लिए डेल्टा एच इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव क्यों होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में आ जाए ये इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्सन से। अगर जहाँ पर भी अट्रैक्शन हुआ है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगा। तो एनर्जी रिलीज़ का मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा डेल्टा एच का, एनर्जी रिलीज़ मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ठीक, और अगर हम नेगेटिव मतलब एनायंस की बात करें तो एनायंस में क्या होगा, एनायंस में इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज़्यादा है प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन अगर वो एक न्यू इलेक्ट्रॉन अगर आए मतलब जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, जो नया वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो रिपल्सन ज़्यादा फेस करेगा अट्रैक्शन से। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा है तो वो रिपल्सन ज़्यादा फेस करेगा अट्रैक्शन से। तो क्या होगा, तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में डालने के लिए, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी
देना मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Hg, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हमको ये बात तो क्लियर हो गया, जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रल सल्फर है उनका वैल्यू तो नेगेटिव मतलब 2 और 3 में से ही आ सकता है, और जो नेगेटिव वाला O माइनस है एनायन है, और सल्फर का जो एनायन है, इन दोनों का वैल्यू तो 1 और 4 में से 2 ऑप्शन 2 हो सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो आइए अब पहले हम न्यूट्रल की बात करते हैं। तो देखो ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो सल्फर से क्या है, कम है, मतलब सल्फर की साइज़ ज़्यादा है। टॉप टू बॉटम हमको पता है, टॉप टू बॉटम अगर हम जाए तो रेडियस बढ़ेगा, मतलब साइज़ इंक्रीज होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन का साइज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया है और ये एक ऑर्बिट ड्रॉ किया है। तो देखो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, कम है सल्फर से। ऑक्सीजन का साइज़ कम है मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, जो सरफेस में, ये देखो सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सरफेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मतलब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मतलब जो नया वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये मान लेते हैं नया वाला इलेक्ट्रॉन। तो नया वाला इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में एंट्री करने की कोशिश करेगा तो रिपल्सन ज़्यादा फेस करेगा अट्रैक्शन से, बिकॉज जो ऑर्बिट में जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है सल्फर से। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा है सरफेस डेंसिटी, तो नया वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और रिपल्सन ज़्यादा फेस करेगा अट्रैक्शन से। तो जो एनर्जी रिलीज़ होगा न्यूट्रल वाले के केस में, जो एनर्जी रिलीज़ होगा वो कम होगा। वो क्या होगा, कम होगा, किससे, सल्फर से कम होगा। तो ऑक्सीजन का और सल्फर का साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है मतलब ऑर्बिट का नंबर ज़्यादा है, तो साइज़ ज़्यादा होगा, ऑर्बिट का नंबर ज़्यादा होगा, तो सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। वो कम होगा मतलब जो नया वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो रिपल्सन ऑक्सीजन से क्या करेगा, कम फेस करेगा। मैं ऑक्सीजन के कंपेयर ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के कंपेयर में वो जो रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन, नया वाला इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो रिपल्सन कम होगा, एट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ओवरऑल तो एट्रैक्शन ही होगा, पर ऑक्सीजन के केस में रिपल्सन सल्फर से ज़्यादा होगा। तो रिलीज एनर्जी क्या होगा, रिलीज एनर्जी कम होगा सल्फर से। तो इसमें देखो, इसमें नेगेटिव के वैल्यू ज़्यादा मतलब, या हम अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो नेगेटिव में जिसका वैल्यू ज़्यादा उतना ही वो एनर्जी रिलीज ज़्यादा करेगा। तो सल्फर ने एनर्जी रिलीज ज़्यादा किया है, तो नेगेटिव में उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थर्ड का जो होगा वो 2 से मैच करेगा, बिकॉज सल्फर का एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा तो नेगेटिव में उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। और 1 का क्या होगा, ऑक्सीजन का उससे कम होगा, -141 होगा, ठीक। तो ये तो गई न्यूट्रल की बात। आइए अब आते हैं एनायन की बात करते हैं। एनायन में भी वही, एनायन में भी ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, ऑक्सीजन का साइज़ कम है। ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, साइज़ कम है मतलब देखो एक रूम की साइज़ कम है। अगर हम एक इंसान को, यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं, तो एक इंसान को अगर हम इस रूम में पुट करना चाहे, इस रूम में हमको धकेलना है इस इंसान को, तो हमको ज़्यादा बल प्रयोग करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा एनर्जी हमको पुट करना पड़ेगा, बिकॉज ये रूम छोटा है, तो ज़्यादा एनर्जी हमको गिवन करना पड़ेगा। और सल्फर के केस में सल्फर ज़्यादा है, तो ये रूम का क्या है, ये रूम का साइज़ ज़्यादा है। तो ये जो इंसान है, इस इंसान को अगर हम इस रूम में धकेलना चाहे तो एनर्जी इससे तो कम ही लगेगी, इससे तो हमको गिवन एनर्जी कम ही देना पड़ेगा, ठीक। तो देखो ऑक्सीजन का साइज़ कम है, तो ऑक्सीजन में एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा हमको देना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन नेगेटिव के केस में, ऑक्सीजन एनायन के केस में ज़्यादा एनर्जी गिवन होगा, तो पॉजिटिव में वैल्यू उसका ज़्यादा होगा, ठीक। और सल्फर के केस में वो कम होगा, तो फोर्थ का क्या जाएगा, फोर्थ का 1 जाएगा। ऑक्सीजन का ज़्यादा एनर्जी गिवन होगा सल्फर के कंपेयर में, ठीक। तो आइए अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। एक का क्या है, एक का थर्ड है, एक का थर्ड है, एक का थर्ड है, ठीक। अब सेकंड का क्या है, सेकंड का फोर्थ है, सेकंड का फोर्थ है, इसमें तो नहीं है तो सेकंड का फोर्थ है। थर्ड का क्या है, थर्ड का
थर्ड का क्या है, थर्ड का सेकेंड है, थर्ड का सेकेंड है, और फोर्थ का फोर्थ का फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ये बात याद रख। जनरली हमको क्या पता होता है, जनरली पता होता है कि टॉप टू बटम अगर हम जाएंगे तो डेल्टा इजी कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है। बट ये एक्सेप्शन है सेकेंड पी ब्लॉक। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में और थर्ड सेकेंड और थर्ड जो सीरीज़ है, सेकेंड और थर्ड पीरियड के सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, उसमें से थर्ड पीरियड का ज़्यादा होगा सेकेंड वाले से। क्या? न्यूट्रल वाले से ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा? ज़्यादा होगा न्यूट्रल के केस में। थर्ड वाले का, थर्ड पीरियड का सेकेंड वाले से ज़्यादा होगा। ठीक। और हम एक्सेप्शन याद रखना कि जो नाइट्रोजन है, हमको पता है कि न्यूट्रल वाले का तो नेगेटिव में वैल्यू आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आता है। बट कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। उस एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रोजन। आपको याद रखना पड़ेगा, ये एलिमेंट याद रख लेना। नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, और जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनके केस में जो डेल्टा Eg की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में आते हैं। वो किस में आता है? पॉजिटिव में। और बाकी सारे न्यूट्रल एलिमेंट का डेल्टा Eg क्या होता है? नेगेटिव में होता है। तो ये जो न्यूट्रल एलिमेंट है, मतलब जो नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनर्ट गैस है, उसमें डेल्टा Eg पॉजिटिव। बिकॉज इनर्ट गैसेस के केस में इनर्ट गैस तो मतलब ऑक्टेट फुलफिल है, ऑक्टेट फुलफिल तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? अपने ऑक्टेट को क्यों तोड़ना चाहेगा? वो तोड़ना नहीं चाहेगा। तो उसमें हमको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी दे के हमको इलेक्ट्रॉन को पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए डेल्टा Eg की वैल्यू पॉजिटिव। उसे ऐसा ही नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में वो जो हाफ फिल फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है उस ये रूल लगेगा। ठीक। तो इसमें डेल्टा Eg की वैल्यू पॉजिटिव। ये एक्सेप्शन है, याद रख लेना। नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस। ठीक, समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमको क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन एन एक्वस। क्या मीडियम लिया है? एसिडिक मीडियम। इस वर्ड पर ध्यान रखना कि एसिडिक मीडियम लिया गया है। तो क्या पूछ रहा है हमको? डेल्टा G नॉट चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है। और ये रिएक्शन हमको दिया गया है कि सोडियम 4 प्लस सोडियम 3 प्लस में जा रहा है, और मैंगनीज 2 प्लस से MnO4 माइनस, मतलब यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। ये तो आपको पता होगा, +7। तो मैंगनीज क्या है? मैंगनीज +2 से +7 की ओर जा रहा है। ठीक। तो F क्या है? F इज द फैराडेज कांस्टेंट। और ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल इज द EMF ऑफ द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो EMF है वो ई नॉट सेल है। हमको ये इक्वेशन आपको पता होगा कि डेल्टा G नॉट सेल्स इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -NF इंटू ई नॉट सेल। NF इंटू ई नॉट सेल, जहाँ पर N की वैल्यू क्या है? F तो पता है, फैराडे, ई नॉट सेल तो गिवन है। तो N की अब हमको N क्या है वो हमको पता लगे। N क्या है? इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन दिस इक्वेशन, इन दिस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन डाला है, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन वो लिया है, और कितना इलेक्ट्रॉन वो आउट किया है, मतलब गिवन किया है और टिक किया है, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज इन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है N। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सोडियम +4 से +3 में जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। और यहाँ पर मैंगनीज क्या है? मैंगनीज +2 से +7 में जा रहा है। तो यहाँ पर चेंज कितना है? +7 का है। 7 - 2 इजिकल टू +7 +5 का यहाँ पर चेंज है। तो मैक्सिमम चेंज कितना है? मैक्सिमम चेंज +5 है। तो N की जगह में हम क्या पुट करेंगे? N की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या होगा? -5F इंटू ई नॉट सेल, -5F इंटू नेट से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसी के साथ में हम केमिस्ट्री के पूरे 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, और थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम फिजिक्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2022 का 2 वाले पेपर का। ठीक। और अगर आपको इस केमिस्ट्री के जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसमें अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, तो हम उस डाउट का रिजोल्यूशन करेंगे। एंड थैंक यू फॉर ऑल